हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद नाइट में उन दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड ये जो क्वेश्चंस एंड ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं इनको आप पीयर इवेल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। तो इस पे आप सबमिट कर सकते हैं और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आज के सेशन में हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन GS1 सोसाइटी से है और दूसरा क्वेश्चन GS2 से गवर्नेंस से है। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में हम क्या करेंगे, एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन एक 10 मार्कर है। ठीक है, एंड 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन किससे है? सोसाइटी से है, इंडियन सोसाइटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें स्कोर करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, सिलेबस भी इसका काफ़ी कम है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टेंट एंड एग्रेवेटेड कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न कल्चर has had an erosional impact on the Indian value system और critically discuss। तो देखिए क्वेश्चन एक 10 मार्कर है, ज़्यादा पार्ट्स इसमें होंगे नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है इसके साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है उसमें एक इरोजनल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है और हमको इसको क्रिटिकली डिस्कस करना है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे क्रिटिकली डिस्कस करना है, मींस निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही इम्पैक्ट आपको बताने होंगे। ये साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है क्योंकि ये बात सही है कि जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है उसमें कुछ इरोजन भी हो रहा है लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो हमको यहाँ पे बतानी होंगी। ठीक है, एंड देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन हमने आपको दिए थे तो काफ़ी लोगों ने इसके आंसर सबमिट किए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ऐसा ही करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड डेफिनेटली जो आपकी आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखें इसमें क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर आपको बताना होगा कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम है उस पर किस तरह से इरोजनल इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, देन आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताना होगा और उसके बाद में आपको कंक्लूड कर देना होगा। तो ये 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने होंगे। अब देखिए 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो आप क्या लिखोगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कांस्टेंट एंड एग्रेवेटेड कॉन्टैक्ट। तो इसी को एक्सप्लेन कर दो कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये क्यों इतना बढ़ रहा है। तो इसको आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। किस तरह से करेंगे, देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन के मीन्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। ठीक है, लिटरेचर हो गया, सिनेमा हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी व्हाट्सअप वगैरह हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, तो कनेक्शन काफ़ी आसान है, कनेक्टेड होना काफ़ी आसान है। और जब लोग कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है कि जो उनका कल्चर है उसका भी मिक्स आपको देखने को मिलता है। तो इसी से आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि भाई ये कॉन्टैक्ट क्यों बढ़ रहा है, तो उसके कारण आपके सामने है। ठीक है, और इनको आप काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है,
तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात आती है इरोजनल इम्पैक्ट की, कि जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है उस पर किस तरह से इरोजन देखने को मिलता है। तो वो सब पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। और देखिए, सोसाइटी में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, सोसाइटी में, एथिक्स में, कि जितने एग्जाम्पल्स आप देंगे ना तो उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, इरोजनल इम्पैक्ट। अब देखिए किस तरह से ये जो वेस्टर्न कॉन्टैक्ट है इससे इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम का इरोजन होता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ की फिलोसॉफी क्या होती है, इंडिविजुअलिज्म। वहाँ के लोग आइसोलेटेड रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। लेकिन इंडिया में ठीक इसका उल्टा है। और ये जो कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है तो इससे जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल वैल्यू होती है, ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं एक इरोजन आपको देखने को मिलता है। जो हमारी ग्रुप आइडेंटिटी होती है, सॉलिडेरिटी होती है, उसको नुकसान पहुंचता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज काफ़ी बढ़ रही हैं। देन सिंगल मदर, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, प्रमोशन ऑफ कंज्यूमरिज्म। देखिए ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी इसको प्रमोट किया जाता है, लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है तो ट्रेडिशनली हम लोग नेचर के काफ़ी करीब रहते हैं। ठीक है, नेचर के काफ़ी करीब रहते हैं। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या हमको देखने को मिलता है, देखिए जो हमारी फूड हैबिट्स हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं। ठीक है, ओबेसिटी देखने को मिलती है, फूड का काफ़ी वेस्टेज होता है। ठीक है, और लाइफ स्टाइल डिजीजेज भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओवर कंजप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर। देखिए अभी का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये बेसिकली वेस्टर्न स्ट्रक्चर है। अगर हम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या था, जो मॉरल एजुकेशन है, जो वैल्यू एजुकेशन है, उसको काफ़ी प्रमोट किया जाता था। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दोगे, देखिए कैरेक्टर बिल्डिंग पे काफ़ी फोकस होता था हमारे यहाँ पे। आप विवेकानंद का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन आज की डेट में ये सब नहीं देखने को मिलता है। देन पार्टी कल्चर काफ़ी बढ़ रहा है। देखिए हॉलीवुड मूवीज़ का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स का, नेटवर्किंग साइट्स का ये इन्फ्लुएंस है कि इंडिया में भी काफ़ी पार्टी कल्चर बढ़ रहा है। और उससे क्या होता है, जो यूथ है, स्पेशली जो यूथ है, उस पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट होता है। ड्रग्स, एल्कोहल, वल्गैरिटी, पोर्नोग्राफी। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, देन और क्या लिख सकते हो, रेसिज्म भी आप लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं। और क्या पॉइंट हो जाएगा, वेस्टर्नाइजेशन हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन एथिकल वैल्यूज़। देखिए एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, अभी लोगों का फोकस क्या होता है, स्पेशली जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे, प्रॉफिट, कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम था कि आपको एल्डर की रिस्पेक्ट करनी है, ट्रुथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इसमें कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। क्यों, बिकॉज ऑफ लोग प्रॉफिट माइंडेड होते हैं कि केवल वही चीज़ हम करेंगे जहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल रहा होगा। मटेरियल वेल्थ ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेलिब्रेशन। अब देखिए वैलेंटाइन डे हो गया, फ्रेंडशिप डे हो गया, मदर्स डे हो गया, तो ये सब इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू सिस्टम का पार्ट नहीं थे। ये हमारे कल्चर के लिए एलियन है। और आप कह सकते हो कि एक तरह से हमारे कल्चर पे इन्वेजन हमको देखने को मिलता है इन सब की वजह से। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। बट देखिए ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये वन वे नहीं है। अगर ये वेस्टर्न साइड है और ये इंडियन साइड है तो ये केवल वन वे नहीं है जो कांटेक्ट हुआ, ये टू वे कांटेक्ट है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको बताना होगा कि किस तरह से जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है वो एम्पावर हो रहा है। सबसे पहली बात, वो किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर हो रहा है, ये भी आप बता दीजिए, तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। देखिए जहां तक बात है एम्पावरमेंट की, तो देखिए जो काफ़ी सारे एविल्स थे इंडियन सिस्टम में, जैसे कि पैट्रियार्ची हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वगैरह हो गया, ये काफ़ी हद तक दूर हो रहे हैं। आप देखिए अभी रिसेंटली ओलंपिक में गर्ल्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे काफ़ी सारी मिनिस्टर्स हैं जो अभी वुमेन हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट काफ़ी इसको प्रमोट भी कर रही है, वो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन
टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा है और उससे भी काफ़ी फायदा हुआ है, जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स है। इससे क्या है कि लोग जो उनकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है उसको प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो LGBT कम्युनिटी को जो एक आइडेंटिफिकेशन मिला है, तो उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ चलती है। देन देखिए जो इंडियन वैल्यू सिस्टम में कर्मा का हो गया, सेकुलरिज्म का हो गया, ठीक है, वेजिटेरियनिज्म का हो गया, तो ये सब चीज़ें आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी प्रमोट हो रही हैं। तो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो पॉपुलर हो रहा है। किस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो, योगा हो गया जो इंडियन फिलोसॉफी है। देन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इस्कॉन टेम्पल्स, ये बेसिकली इंडियन है लेकिन ये आपको वेस्टर्न कंट्रीज में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये दोनों ही तरह के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए कंक्लूड किस तरह से करोगे, यही चीज लिख दीजिए कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये वन वे नहीं है, बल्कि ये कॉन्टैक्ट टू वे है, ठीक है। इंडिया का जो वैल्यू सिस्टम है वो भी अफेक्ट हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो इंडियन कल्चर है उसने भी इन्फ्लुएंस किया है वेस्टर्न कल्चर को। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है GS2 से है, गवर्नेंस से हमने लिया है, एंड सिविल सर्विस के ऊपर ये क्वेश्चन है। लेटरल एंट्री काफ़ी न्यूज़ में रहता है और जहाँ तक मुझे याद है इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेटरल एंट्री के ऊपर। फिर भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। एक 15 मार्कर है, आपको 250 वर्ड्स में इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। Highlighting the need for reforms in civil services with special focus on IAS, critically discuss the apprehensions associated with lateral entry in civil services। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे। ये पूछा गया है कि जो सिविल सर्विस है उनमें हमें रिफॉर्म क्यों करना चाहिए, इस बात की जरूरत क्या है, क्या नीड है। तो पहले तो ये नीड आपको बतानी होगी कि क्यों सिविल सर्विस में आपको रिफॉर्म्स लाने चाहिए, और उसमें आपको स्पेशल फोकस देना होगा IAS के ऊपर। मतलब कुछ पॉइंट्स आप लिख दीजिए सिविल सर्विस को लेके और कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होंगे IAS को लेके। फिर आपको बताना है कि लेटरल एंट्री, ये जो रिफॉर्म लाया गया है इसको क्रिटिकली डिस्कस करना है। मतलब पहले तो आप एक्सप्लेन कर दो कि लेटरल एंट्री क्या होती है, ठीक है। फिर आप बता दीजिए कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। फिर आप बता दीजिए उसमें इश्यूज क्या हैं, यही तो होगा क्रिटिकली डिस्कस करना। उसके फायदे बता दो, उसके नुकसान बता दो, प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको बताने होंगे, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड कर देना होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। तो अब मुझे लगता है कि क्योंकि हम काफ़ी सारे सेशंस ले चुके हैं तो आपको पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को आती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकता है, तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो क्यों रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्या नीड है, लेटरल एंट्री क्या होती है, यह कॉन्सेप्ट बताइए, इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या कंसर्न्स है, और फिर कंक्लूड कर दीजिए। देखिए एक 15 मार्कर है तो यहाँ पे आपका कंटेंट थोड़ा अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्पेस आपको मिलता है एक 15 मार्कर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखिए वन बाय वन इन सारे पार्ट्स को देख लेते हैं। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विस के ऊपर, तो उनका रोल क्या है ये आप बता दीजिए इंट्रोडक्शन में। अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। तो सिविल सर्विस का क्या रोल है, आप देखिए 1947 के बाद किस तरह से सिविल सर्विस ने अपना एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। सिविल सर्विसेज इन इंडिया हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग इट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे, ठीक है। नेशन बिल्डिंग में बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सिविल सर्विस ने। लेकिन इसके बावजूद भी विद टाइम काफ़ी सारे इश्यूज हमारे सामने हैं, जिससे इनमें रिफॉर्म्स लाने की एक जरूरत हमको फील होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है, कि विद टाइम काफ़ी सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं और इसके लिए हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा नीड फॉर रिफॉर्म्स। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं।
देखिए जो सिविल सर्विस है उसमें काफी सारे इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। देखिए एक तो अभी जो हमारा कैरेक्टर है वो वेलफेयर स्टेट का ज्यादा है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल सिविल सर्विस है उसमें रिफॉर्म्स आपको लाने होंगे। देखिए जो ट्रेडिशनल सिविल सर्विस है उसमें फोकस किस पे होता है, रूल्स पे, कि एक बार जो रूल्स बन गए आपको उन्हीं को फॉलो करना है, और इससे काफी इश्यूज होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बिहार वाला एरिया है, वहां पे फ्लड आ गया और उस फ्लड्स में काफी लोग अफेक्ट होंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको रिलीफ देने के लिए एक स्कीम बनाती है, ठीक है। अब उस स्कीम में क्या है कि लोगों को आइडेंटिफाई भी करना होगा, ठीक है, ये रूल बन गए हैं। अब देखिए एक फैमिली ऐसी है जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स ही बाढ़ में निपट गए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सामने वाले बंदे को दिख रहा है कि यह फैमिली अफेक्टेड है, लेकिन क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाए, तो हो सकता है कि उसको बेनिफिट न दिए जाएं। तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो रूल्स को काफी ज्यादा फॉलो करती है, रूल्स ओरिएंटेड है, ये पहली बात हो गई। दूसरा क्या है, रिजिड है और हायरार्की ओरिएंटेड है। देखिए काफी लॉन्ग हायरार्की होती है, आपको ये स्ट्रक्चर पता है ही सही, ठीक है। एसडीएम, डीएम, फिर उसके ऊपर बहुत सारे लेवल होते हैं, तो अगर कोई डिसीजन लेना हो तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, काफी डिले होता है, ठीक है। तो होता क्या कि जो ग्रास रूट लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके पास पावर काफी कम होती है, सेंट्रलाइजेशन काफी ज्यादा होता है, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। जो डिसीजन एक तहसीलदार ले सकता है वो उसके पास पावर ही नहीं है, वो पावर होगी या तो डीएम के पास होगी या उससे भी ऊपर वाले लेवल के ऑफिसर के पास में होगी, तो ये एक इशू है। देन लैक ऑफ एडिकेट अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का इशू है, ठीक है, क्योंकि रूल्स ओरिएंटेड चीजें होती हैं। देन स्टेटस कोइस्ट नेचर, देखिए इसका मतलब क्या है कि रिफॉर्म्स आप नहीं ला पा रहे हो, जो चेंजेस चाहिए, देखिए विद टाइम काफी सारे चेंजेस आपको लाने होंगे। देखिए समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं जैसे कि साइबर थ्रेट वगैरह हो गया, तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके बेसिस पे आप काम नहीं कर सकते हो, आपको अपने आप को चेंज करना होगा। जैसे कि देखिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को दबा के रखती है, लेकिन आज टाइम किसका है, इंफॉर्मेशन को बताने का, ठीक है। तो स्टेटस कोइस्ट नेचर हो गया। देन आईएएस के बारे में 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। देखिए आईएएस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जर्नलिस्ट सर्विस है, मतलब आप किसी भी बैकग्राउंड के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आईएएस की ट्रेनिंग दे दी जाएगी, उसके बाद आपको किसी भी फील्ड में डाला जा सकता है। हो सकता है आप कुछ साल होम डिपार्टमेंट में हो, उसके बाद आपको एनवायरनमेंट में भेज दिया जाए, उसके बाद आपको हेल्थ में भेज दिया जाए, तो एक जर्नलिस्ट सर्विस है। जबकि नीड क्या है, स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी काफी आपको देखने को मिल रही है। अभी देखिए कोविड सामने आ गया, तो जो स्पेशलिस्ट है उसको आपको कमान देनी चाहिए, ठीक है। देन आईएएस में क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी होता है, और इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अभी आप काफी सारे इश्यूज आते हैं कि ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर आपने बात नहीं मानी है तो। देन नॉट रिस्पॉन्डेड एडिकेटली टू द एमर्जिंग चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं, साइबर थ्रेट वगैरह हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, ठीक है। देन एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन वगैरह हो सकता है, तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आपको रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो ये तो हमने एक पार्ट एड्रेस कर दिया है। अब क्या पूछा गया, लेटरल एंट्री। देखिए लेटरल एंट्री का मतलब क्या है, पीछे से एंट्री, आप ऐसा समझ सकते हो। देखिए आईएएस या सिविल सर्विस में लोगों की एंट्री किस तरह से होती है, जैसे कि आपकी होगी, पहले आप प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, फिर पोस्टिंग होगी, ये होता है नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन लेटरल एंट्री में क्या होगा, कोई एक्सपर्ट है उसको डायरेक्टली बिना किसी एग्जामिनेशन के उसकी एंट्री हो जाएगी, इसको कहा जाता है लेटरल एंट्री। और ये कोई नया सिस्टम नहीं है, पास्ट में भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्या कोई एग्जाम्पल बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में? देखिए 1-2 तो मैं ही आपको बता देता हूं, मोंटेक सिंह, आलूवालिया, मनमोहन सिंह, इन सबकी भी लेटरल एंट्री ही हुई थी, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है, इसको आपको डिफाइन करना होगा। डायरेक्ट इंडक्शन ऑफ डोमेन एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको डायरेक्टली लिया जाएगा सर्विस में। देखिए पूरा मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि विद टाइम काफी चेंजेस हो रहे हैं, और इन चेंजेस को कैटर करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी है इसको अपने आप को रिलेवेंट बनाना होगा।
तो इसके लिए रिफॉर्म्स लाने चाहिए और वन ऑफ द रिफॉर्म है लेटरल एंट्री, जिसके माध्यम से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी डायरेक्ट एंट्री होगी। ठीक है, तो इसको आपको बताना होगा, डिफाइन करना होगा। अब इसके बेनिफिट क्या है और इसके नुकसान क्या है, ये आपको यहां पे एक्सप्लेन करने होंगे। तो देखिए बेनिफिट क्या है, काफी सारे बेनिफिट है। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें सबसे अच्छी चीजें क्या है, नंबर 1 मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो जब प्राइवेट सेक्टर से लोग, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में आएंगे तो एक तो फ्रेश टैलेंट आएगा, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग है वो स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेंगी क्योंकि उनका सिस्टम पूरा अलग होता है। ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है, नए नए चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, जो कहाँ मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगे। देन फिल द वैकेंसी, देखिए वैकेंसी भी काफ़ी रहती है, आईएएस में हो गया, भले सिविल सर्विस में हो गया, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दूर हो जाएगी। तो ये सब बेनिफिट्स होंगे लेटरल एंट्री के। लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं। वो क्या है, देखिए कंसर्न्स आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए लेटरल एंट्री में गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत ही शॉर्ट टेन्योर दिया है, 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनका अपॉइंटमेंट होगा। तो 3 से 5 साल के लिए आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो, तो देखिए इसमें काफी सारे इश्यूज होते हैं, वो आपको यहां पे लिखने होंगे। नंबर 1 स्कोप ऑफ यूटिलिटी, देखिए 3 से 5 साल में क्या वो आदमी कर लेगा, क्योंकि इतना तो टाइम लग जाएगा, उसको प्रोसेस को समझने में टाइम लग जाएगा, इस बात से आप लोग एग्री करेंगे। ठीक है, देन डिफिकल्ट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेक्स। देखिए कोई बंदा 3 से 5 साल के लिए आ रहा है, तो उसने इस पीरियड में जो डिसीजन लिए होंगे, उसके जाने के बाद वो डिसीजन का क्या इशू रहता है, इसको आप किस तरह से इंश्योर करोगे। तो अकाउंटेबिलिटी का इशू रहेगा, क्योंकि अब वो बंदा सर्विस में नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज को समझ गए आप। ठीक है, अब देखिए जो शुरू से ही सर्विस में है, तो उनका लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होता है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ये लोग कुछ टाइम के लिए आएंगे, तो इनका किस तरह से रिस्पॉन्स होता है, इनके स्टेक्स किस तरह से होते हैं, ये एक इशू रहेगा। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक इशू है। देखिए मान लीजिए कोई बंदा है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उस वाले फील्ड से आ रहा है, तो इस बात का भी एक इशू हो सकता है कि वो जो बंदा है वो उस कंपनी को ही फेवर करे, ये इशू हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने बंदों को ले आए। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू यहां पे रहेगा। देन लैक ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, देखिए अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनको शुरुआत में फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, उनको पता है कि ग्रास रूट पे जो लोग हैं उनकी क्या इश्यूज हैं और किस तरह से हमको सोल्यूशन देना है। लेकिन ये लोग जो आएंगे, इनमें ये इशू हमेशा रहेगा कि इनके पास फील्ड एक्सपीरियंस की कमी होगी। ठीक है, देन ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, देखिए जो ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी है, जो यूपीएससी का एग्जाम पास करके आई है, तो वो तो रजिस्ट करेंगे ना, क्योंकि अब लेटरल एंट्री हो रही है, तो होगा क्या कि नंबर ऑफ पोस्ट भी कम हो जाएंगी। ठीक है, देन हमारे यहाँ का जो कल्चर है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, उसको समझना भी इतना कोई आसान नहीं है। ठीक है, तो वो एक हर्डल यहाँ पे रहेगी। देन इश्यू ऑफ रिजर्वेशन, हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन है, तो किस तरह से लेटरल एंट्री में उसको एडजस्ट किया जाएगा, इस चीज पे अभी कुछ सहमति नहीं है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। तो ये सब कंसर्न्स हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। ठीक है, अब आता है कंक्लूजन। देखिए लेटरल एंट्री अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, हालांकि पहले भी था, बट जिस सिस्टमेटिक तरीके से अभी लाया गया है वो पहले नहीं था। तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा ये तो हमें कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ टाइम आपको वेट करना होगा कि ये जो पॉलिसी है, ये जो लेटरल एंट्री हो रही है, इसका किस तरह से रिस्पॉन्स आता है, तो आपको किस तरह से कंक्लूड करना होगा। देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ये एक सही, एक अच्छा स्टेप है। ठीक है, लेकिन हमको साथ साथ क्या करना चाहिए कि जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, ट्रेनिंग पे, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन पे। ठीक है, जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि ई गवर्नेंस वगैरह हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, इन सबको हमको स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी है वो भी सक्षम हो जाए। ठीक है, तो ये चीज से आप कंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा भी आप चाहें तो किसी और तरीके से कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ।
देखिए अगर आपका कोई इश्यू है, कोई डाउट है ना, तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पे हम लर्नर्स की जो आंसर शीट है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी वाला। देखिए यहां पे इंट्रोड्यूस इन्होंने किया है, तो 5 लाइन्स हो गई हैं, और अगर आप इसको लिखोगे मेंस वर्कबुक में तो वहां तो और ज़्यादा लाइंस हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे स्पेस आपको कम मिलता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो मेंस वर्कबुक है ना, उस पर आप आंसर्स को अटेम्प्ट करो, तो उसका आपको ज़्यादा फायदा होगा। 5 लाइन काफ़ी ज़्यादा है, 2 से 3 लाइन में आपको निपटाना होगा। आपने शुरुआत की ग्लोबलाइजेशन से, अच्छी शुरुआत है। आपको यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर देना चाहिए, ये जो है ना, इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दो। इट इज बिलीव दैट दिस एक्सपोजर लेड टू इरोजन ऑफ इंडियन वैल्यूज, ठीक है। इट्स इम्पैक्ट कैन बी सीन ऑन फैमिली नॉर्म्स, मैरिज, फूड। देखिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही चीज तो पूछी है ना। तो जब आप इरोजनल इम्पैक्ट बताएंगे तो ये पॉइंट वहां पे आने चाहिए। तो ये जो 2 लाइनें, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप दोबारा इसको लिखेंगे, तो इसको यहां पे मत लिखो। फिर आपने लिखा है इरोजनल इम्पैक्ट, एक्सपोजर टू वेस्टर्न कल्चर, इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैमिली, सही है। देन आपने लिखा है क्लोथिंग चॉइसेस, क्लोथिंग चॉइसेस। तो देखो आपने इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया है ना, जो चीज आप समझाना चाह रहे हो वो चीज आप यहाँ पे समझा नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा और अच्छे से आपको इलोबरेट करना चाहिए। ये पॉइंट न भी लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट न लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। देर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट चेंज इन फूड चॉइसेस, ये सही बात है। देन न्यू एस्पिरेशन, ये जो कांटेक्ट हो रहा है टीवी शोज, मीडिया, लिटरेचर, तो इससे न्यू एस्पिरेशंस आ रही हैं। तो किस तरह की एस्पिरेशन इसको बताना होगा ना, केवल इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कंज्यूमरिज्म, सही बात है। देन यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस जो है वो कम हुआ है। तो देखो इससे किस तरह से इम्पैक्ट हुआ ये आपको बताना होगा ना, वो चीज़ आपने मिस कर दी है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी कोई सही सा पॉइंट नहीं है। देन आपने लिखा है कि जो इंडिविजुअलिज्म है वो बड़ा है, तो ये बात सही है। लेकिन देखिए न्यूक्लियर फैमिली आपने पहले लिखा, ये पॉइंट आप फिर से लिख रहे हो, तो रिपीट मत करो, उसको यहां पे मर्ज कर दो, ठीक है। देन ये जो इम्पैक्ट है ये लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि जो इंडियंस हैं उन्होंने अपनी वैल्यूज को डिस्कार्ड नहीं किया है और केवल सेलेक्टिव वंस को ही अडॉप्ट किया है। जैसे कि फास्ट फूड है तो उसमें भी हमने ट्रेडिशनल फूड्स को भी नहीं छोड़ा, ये आपने यहाँ पे लिखा है। देन रिवाइवल हुआ है हमारा वैल्यू सिस्टम, जैसे कि आयुष हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपने छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, उनको भी आपको शामिल करना चाहिए। 2 वे कॉन्टेक्ट है, इंडियंस वैल्यू सिस्टम का क्या इन्फ्लुएंस हुआ है ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद आपने कंक्लूड किया है कि ये जो कॉन्टेक्ट है ये काफ़ी लिमिटेड हुआ है एंड इंडियंस कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एंड रिस्पेक्ट देयर लॉन्ग हेल्ड वैल्यूज। तो ठीक है, कंक्लूजन आपका सही है, लेकिन ना आपको थोड़ा सा और डायमेंशंस यहाँ पे ऐड करनी चाहिए थी, वो एक इशू मुझे यहाँ पे लगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सिविल सर्विस वाला ये क्वेश्चन है। शुरुआत की है इन्होंने कि सिविल सर्विस इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज द स्टील फ्रेम विच रिकमेंड एंड इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। फिर आपने लिखा है कि चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क पर्टिकुलरली ड्यू टू इमरजेंसी ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म, ये भी आपने अच्छा पॉइंट लिखा है। फिर आपने लिखा है रिफॉर्म्स इन अवर सिविल सर्विसेज। आपने यहाँ पे बसवंत कमेटी की बात की है, ये बेसिकली बासवान कमेटी थी, ठीक है, बासवान कमेटी थी, ये बसवंत नहीं थी, नाम आपको सही लिखना चाहिए। नीड ऑफ एडिशनल ट्रेंड स्टाफ, देखो क्या रिकमेंडेशन है, आपको ये नहीं बताना है, आपको क्या बताना है कि रिफॉर्म्स क्यों करने चाहिए। तो आपने क्वेश्चन को समझा नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हमें रिफॉर्म्स क्यों लाने चाहिए वो आपको बताने होंगे, तो आपको इश्यूज बताने चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे सॉल्यूशंस बता रहे हो, तो ये चीज सही नहीं है। अलग कमिटी ये नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। सेकंड एआरसी क्या बोलता है कि भाई हमको एम्पैथी कंपैशन चाहिए वीकर सेक्शंस के लिए, तो ये पॉइंट ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। देन आपने बताया कि बैलेंस करना होगा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को, तो देखो आपको कारण बताने होंगे कि क्यों जरूरत है, आप सोल्यूशन बता रहे हो, ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए, ठीक है।
आप डिमांड नहीं समझ पाए हो क्वेश्चन की। नीड टू शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड एटीट्यूड टू रोल बेस्ड, तो ये पॉइंट सही है। देन नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विद लोकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि देखिए हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए कि प्रेजेंट नीड क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हमको करनी चाहिए, तो इसके लिए आपको ये सोल्यूशन देना होगा। तो पहले पॉइंट तो लिखो कि इशू क्या है। इशू क्या है कि डिमांड क्या है, नीड क्या है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, तो वो चीज यहां पे आनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए आईएएस के बारे में पूछा गया है, वो आपने मेंशन नहीं किया है, तो वो चीज आपने मिस कर दी है, ठीक है। देन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। भाई क्यों करना चाहिए ये बताइए ना, डिमांड वो है। फिर आप आते हो नीति आयोग लेटरल एंट्री, ये ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये भी ठीक है। फिर आपने एडवांटेज बताए हैं कि इफेक्टिवनेस आएगी, एफिशिएंसी आएगी, स्पेशलिस्ट लोग आएंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं वो सही होंगे। देन आपने बोला कि प्रोफेशनलिज्म आएगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, तो ये पॉइंट ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और कुछ पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो कंटेंट को एनरिच करना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है कि शॉर्ट टाइम पीरियड है एंड स्कोप फॉर नेक्सस, ये पॉइंट सही है, लेकिन आपने बहुत कम पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, कुछ पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं, ठीक है, और वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। फिर आपने कंक्लूड किया है कि द डिफेक्ट्स इन लेटरल एंट्री स्कीम नीड टू बी एड्रेस एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज मूविंग फ्रॉम जर्नलिस्ट टू स्पेशलिस्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा कोई चेंजेस तो हमको देखने को मिलते नहीं है कि जो पूरा सेटअप है वो मूव कर रहा है एंड एलियस इज नीड ऑफ द आवर, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको करना चाहिए, ठीक है। और किस तरह से करना है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है, रिकमेंडेशन ये है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। आपने क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे से नहीं समझा है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप नहीं कर पाए हो, ठीक है। कंटेंट को आपको एनरिच करना होगा, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसको आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, आंसर शीट्स भी। इसी के साथ हमारे सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।